दोस्तों इस वीडियो में हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डिस्कस करने वाले, साथ में हम यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे आज अदानी विल्मा लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट लगातार काफ़ी शानदार रह रहा है। आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है और आने वाले इसमें क्वार्टर फोर में कैसी संभावना रह सकती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इन सारी बातों को समझेंगे और फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत ही मजबूत कंपनी है, लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुके हैं। ऊपर के लेवल से आधी से भी कम कीमत में स्टॉक मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बदल चुका है। अब आप देख सकते हो कि हर डिवीज़न अलग अलग मैनेजमेंट के अंडर में आ रहा है। ऐसे में क्या आने वाले समय एक तेज़ी का दौर आएगा, क्या स्टॉक फिर से वैसे ही रिटर्न देगा जैसा इसने कोविड काल में दिया था। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो अदानी ग्रुप की ये कंपनी है जो बहुत ही मजबूत है। रिजल्ट बहुत ही बेहतर था क्वार्टर थ्री का, और इस बार क्वार्टर फोर के भी हमारे सामने प्रोडक्शन की डिटेल आ चुकी है। कैसी है संभावना जानने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय गिरावट का फायदा उठा के अदानी विल्मा में निवेश करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो 54.30 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.36% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, करीब 27.95% का, यानी लगभग 28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 42 के आसपास स्टॉक था, इस समय 54 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। और फंडामेंटल देखें तो बहुत ही अच्छे है। इस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मार्केट कैप की बात करें तो 35,877 रुपीज़ के आसपास है। करंट प्राइस की 54 की है, लो देख सकते हो 29 का और हाई 64 का है। यानी आप देख सकते हो कि अपने ऊपर के लेवल से भी करेक्ट भी हो चुका है और निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा दौड़ भी चुका है। यानी इस लेवल पे एंट्री का बिल्कुल सही मौका दिख रहा है। स्टॉक का पी आप देख सकते हो 17.80 का है, बुक वैल्यू इसकी 33.90 है। और अगर इसका आरओसी देखें तो 4.61% है और इसका आरओई 0.70% है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे अगर हम इसके ब्रोकरेज की राय देखें तो आप देख सकते हो कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो रेटिंग है उसमें 5 बाई की रेटिंग निकल के आ रही है और 2 होल्ड की रेटिंग है, 3 सेल की रेटिंग है। तो मेजोरिटी इसमें बाई की रेटिंग देने वाले लगभग आप देख सकते हो 7 बाई की रेटिंग है और सामने सेल की रेटिंग 3 है। तो यहाँ पे आप आने वाले समय इसकी अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। और अगर आप साल भर के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं तो कम से कम इसमें 31.38% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, लगभग 32% की और हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आप इसके रिजल्ट को देखोगे तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका रिवेन्यू दिसंबर 2021 में 5,199 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 7,064 को अभी तक पहुंच गया, यानी शानदार तरीके से रिवेन्यू बढ़ा। बात अगर प्रॉफिट की करें तो ये ग्राफ आपको हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर 2021 में बैंक का प्रॉफिट 290 रुपीज़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए दिसंबर 2022 में 617 को अभी तक पहुंच गया, यानी लगभग दुगुना से ज़्यादा हुआ है प्रॉफिट पिछले एक साल में। और बहुत ही शानदार इसकी सेहत दिखाई दे रही है। इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे खरीदारी करें, आप देख सकते हो टाटा लार्ज कैप मिड कैप ने यहाँ पे 148 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा आदित्य बिरला एसएल टैक्स रिलीफ 96 ने यहाँ पे 118 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी प्राइवेट बैंक ने यहाँ पे 59 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा मिड कैप ग्रोथ ने यहाँ पे 52 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा टाटा इक्विटी पी डायरेक्ट ने यहाँ पे 49 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी बैंक ने यहाँ पे 40 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने 37 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ने 37 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा यूटीआई निफ्टी बैंक ईटीएफ ने 32 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी ने यहाँ पे 31 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये आप देख सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी, स्पेशली टाटा और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से काफ़ी बड़ी खरीदारी की गई है और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको समझ आएगा कि प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 36.38 के आसपास है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है कंपनी का। एफआई की बात करें तो 15.65 के आसपास थी जून क्वार्टर में होल्डिंग, जो इस समय बढ़ के 19.76% के आसपास हुई है, यानी एफआई ने जम के खरीदारी की है। अगर हम डीआई की बात करें तो 5.52% के आसपास होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो इस समय 9.59% हो गई है, लगभग दुगुना हुई है डीआई की होल्डिंग। बहुत ही जानदार और दमदार खरीदारी की है डीआई ने। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी, 5.19% थी जून में, फिलहाल 4.01% के आसपास है। जनरल पब्लिक के पास देखें तो क्वार्टर टू में 42.35% की होल्डिंग थी, जो क्वार्टर थ्री में घट के 34.27% के आसपास होगी। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी और ये सारे के सारे शेयर डीआई ने खरीदे और एफआई ने खरीदे, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। ऐसे में आपको एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए।
पिछले 5 साल का अगर सेल्स देखें तो आपको समझ में आएगा कि 15% पॉजिटिव था। 3 ईयर के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ 12% के पास, लेकिन इस TTM 26% पॉजिटिव, यानी पिछले 5 साल में सबसे शानदार आपको इस समय बैंक का सेल्स दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 ईयर के हिसाब से -33% है, 3 ईयर के हिसाब से 27% प्रॉफिट पॉजिटिव था, लेकिन इस TTM 2532% का एक बम्पर जंप देखने को मिला, और ये इशारा है कि ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है और आने वाले समय में इसकी तेज़ी और आ सकती है, तो निवेश का जरिया बनता है। अब हम चलते हैं ट्राइडेंट की तरफ। 29.75 स्टॉक है, जहाँ पे 0.51% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि कोविड काल में स्टॉक 3 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से जो दौड़ा तो 70 तक गया, बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया। लेकिन आप देख सकते हो कि टेक्सटाइल सेक्टर में पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला, स्पेशली वो कंपनियां जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। ट्राइडेंट का तो ऑलरेडी 50% एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और जब से जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हुई और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हुई, ट्राइडेंट के रिजल्ट में भी कमी आई और प्राइस भी नीचे आई, लेकिन जल्दी ये सिचुएशन अब बदलती हुई दिखाई देगी। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक 47% गिर चुका है, 55 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 29 के आसपास है, एंट्री का मौका बनता है। आप देख सकते हो पिछले 5 दिन में ही 10% स्टॉक रिकवर हो चुका है, 10.5% की ज़बरदस्त तेजी दिखाई दी। जो स्टॉक 26 के आसपास था इस समय 30 के आसपास पहुंच चुका है, तो आप देख सकते हो निचले लेवल से इसमें फिर से खरीदारी का माहौल बनने लगा है। सबसे अच्छी बात है ट्राइडेंट की कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। पिछले 5 साल का अगर CAGR देखें तो 19.9% के आसपास, जो काफ़ी अच्छी बात है, और कंपनी ने 45% का डिविडेंड भी दिया है, यानी लगातार अच्छा डिविडेंड दे दिया कंपनी, और बहुत मजबूत कंपनी है। कंपनी का बिजनेस आपको पता ही होगा, इसका मुख्य बिजनेस तो टेक्सटाइल का है, बाथ लाइनन बेड लाइनन का बिजनेस कंपनी करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे देख सकते हो केमिकल और पेपर सेगमेंट में भी काम करती है, और काफ़ी अच्छे इसके बिजनेस है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी कंपनी सक्रिय है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इस समय खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया IT अपने यहाँ पे 1.49 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.44 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 1.24 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने यहाँ पे 0.44 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.38 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है, और ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने 0.35 करोड़ बीच का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.29 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.23 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला SL मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.18 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है, और मीरे एसेट निफ्टी इंडिया ने यहाँ पे 0.16 करोड़ बीच का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं, तो ये मौका है इसमें खरीदारी का। वैसे अगर आप देखें पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस, तो इस समय आपको असर देखने को मिलेगा इसके, जो भी एक्सपोर्ट का बिजनेस डाउन हुआ उसकी वजह से। देख सकते हो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स इसका 10% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से भी 10% पॉजिटिव था, लेकिन इस TTM मात्र 2% है, तो सेल्स में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM -36% है, तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट हुई। लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, और विश्वास कर रहे हैं कि इस बार भी रिजल्ट अच्छा होगा, तो फिर एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का, लेकिन निवेश का मौका यहाँ पे बनता है। चलते हैं अदानी विर्मा लिमिटेड की तरफ। 410 पर स्टॉक है, इस समय 0.20% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इस बार अदानी विर्मा लिमिटेड ने अपने Q4 के आंकड़े रिलीज कर दिए। आप देख सकते हो इसका जो ग्रोथ है, इस बार वॉल्यूम ग्रोथ में 14% की वृद्धि दिखाई दे रही है। रेवेन्यू इनका 55,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। कंपनी का कहना है कि बिजनेस इनका इस बार बड़ा है और काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, जो FMCG सेगमेंट है उसमें इनका 40% का ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन जो प्रॉब्लम है इस बार वो एडिबल ऑयल में है। एडिबल ऑयल में इनका जो बिजनेस है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उसमें भी जो ब्रांडेड एडिबल ऑयल है उसमें 4% की वृद्धि है, जो इशारा करेगा कि इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है। उतना देखिए उतना शानदार तो नहीं रहेगा, क्योंकि इनका एडिबल ऑयल का मुख्य बिजनेस है और वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन FMCG सेक्टर ने कमाल किया है। और आप देख सकते हो पिछले दिन उन्होंने कोहिनूर ब्रांड को एक्वायर किया, उसके बाद में कोहिनूर ब्रांड के तहत कोहिनूर बिरयानी किट इन्होंने लॉन्च किया है। रेडी टू कुक बहुत ही शानदार ये प्रोडक्ट है, और जिसकी वजह से इनका एक मार्केट शेयर बढ़ने की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा फैसला है, और आने वाले समय इसका तेजी का दौर भी शुरू होगा। फिलहाल जो प्रॉब्लम है अदानी ग्रुप की, उसकी वजह से स्टॉक की प्राइस नीचे आई, लेकिन कंपनी फंडामेंटली मजबूत है। इसके रेवेन्यू को देखें तो आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में 14,379 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 15,438 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी पिछले एक साल में रेवेन्यू बढ़ा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में
211 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में Q2 में गिर के 48.76 करोड़ तक आ गया, यानी 2 डिजिट में आ गया था प्रॉफिट। लेकिन दिसंबर 2022 में एक शानदार बाउंस बैक दिया और सीधा प्रॉफिट देख सकते हो 246 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पिछले एक साल में प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और आशा करें कि इस बार रिजल्ट भी शानदार रह सकता है। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको यहाँ पे शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं जेट इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड की। 34.83 पर स्टॉक है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। वैसे ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा था, लेकिन नीचे भी आ गया है। 22 इसका 52 वीक का लो है और हाई है 90 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से बहुत नीचे स्टॉक आ गया है, लेकिन अब ये स्टॉक निचले लेवल से फिर से दौड़ना भी शुरू हो चुका है। और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी देने जा रही है बोनस। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 9/3/2023। कंपनी 1:1 रेशियो में बोनस देने जा रही है, एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी बोनस देगी। इसकी एक्स बोनस डेट है 21/4/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 21/4/2023। तो इसी महीने की 21 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। तो बोनस के लिए इसमें निवेश किया जा सकता है। इससे पहले भी अगर देखो 2018 में कंपनी ने 1:1 के रेशियो में ऑलरेडी बोनस दिया हुआ है, यानी कंपनी लगातार अच्छा बोनस भी देती है, तो दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।